तो हेलो, नमस्कार बच्चों। नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि बढ़िया होंगे। एंड मेरी तो तबीयत खराब हो रखी है। हल्का सा जो है थ्रोटिंग है मेरे गले में, बट तो आज हम लोगों की जो क्लास रहने वाली है वो क्लास 12th है, जिसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है आपका माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ठीक है। इससे आपके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इससे आपके डेरिवेशंस भी काफ़ी आ जाते हैं। मतलब एक डेरिवेशन आपका इसमें होता है कि फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। मतलब इस तरीके के सवाल आते हैं। ये नहीं है कि देखो, कुछ बच्चे होते हैं कि इस टॉपिक को बहुत इजीली, बहुत मतलब कम वेटेज का मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। हर एक टॉपिक का अपना वेटेज है ना। हर एक टॉपिक का अपना वेटेज रहता है, बट हाँ ये है कि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे बनते हैं, और आगे चल के आपका जब जेई या एडवांस में इससे भी बढ़िया सवाल बनते हैं। तो आपको यहीं से सब कुछ प्रिपेयर करके, यहीं से सब कुछ चीज़ें अच्छी करके चलनी पड़ेंगी। ठीक है। तो मैं ऋतिक मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ सक्सेस वाला चैनल में। आपके सबसे अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला में आपका स्वागत है। और लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक आज का क्या है? माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। बहुत अच्छे से सब जानते भी हैं, बहुत अच्छे से सब बच्चों ने लैबोरेटरी में उसको यूज भी किया होगा। सब कुछ अच्छे से देखिए, जैसे सामने आपके ये माइक्रोस्कोप बना हुआ है, सब बच्चे ने इसको देखा होगा, है ना। सब बच्चों ने इसके बारे में जाना भी है, और हर एक चीज़ बच्चे को मालूम है। ठीक है। बट धीरे धीरे करके हम लोग इनके थोड़ा फंक्शनिंग पे चलेंगे, और इनका थोड़ा कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं, और किस तरीके से जो है इनके अंदर की कैलकुलेशन होती है, और कैसे हमें मैग्नीफाइंग इमेज दिखाई देती है। ठीक है। किस तरीके से हम मैग्नीफाइंग वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सहारे देख सकते हैं। ठीक है। चलिए। तो आज के हमारे जो लेक्चर की शुरुआत होगी वो कुछ कहानी से होगी, और कहानी आपकी होगी कुछ विजुअल एंगल को लेके। ठीक है। विजुअल एंगल को लेके पहले मैं आपको बता दूं कि विजुअल एंगल होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज को। पहले हम लोग विजुअल एंगल देखेंगे कि क्या है एक्चुअली विजुअल एंगल क्या है। देखिए, विजुअल एंगल की डेफिनेशन देखिए। एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑन आई। एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आई, या एट आई लिख दो, एट आई, है ना। आई के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट आई के ऊपर कितना एंगल सबस्टेंड करता है, उसी को हम बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है विजुअल एंगल। विजुअल का मतलब जो विजिबल एंगल, मतलब आपको उस समय ऑब्जेक्ट बहुत प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा, उस समय आपको ऑब्जेक्ट जो है बहुत प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो एंगल फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at distinct point, मतलब डी। ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो डी पर ही रखा हो, बट हाँ, अगर आपको प्रॉपर एंगल चाहिए, बहुत अच्छा विजुअल एंगल चाहिए, तो आपको ऑब्जेक्ट को एक मिनिमम डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस को आप लोग शायद जानते भी हो, वो नीचे लिखा भी हुआ है। ठीक है। तो एन एंगल फॉर्म बाय एन एंगल फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट डी। ठीक है। मतलब जैसे मान लिया कि मेरा ये कोई ऑब्जेक्ट है, समझिएगा ध्यान से। मान लिया मेरा ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये हमारी यहाँ पर आई है। ठीक, ये हमारी यहाँ पर आई है। समझ में आ गया? ये क्या है? हमारी आई है। तो ये ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हो, ए और बी जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, ये जितना एंगल यहां पर सबस्टेंड कर रहा है, कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है, देखो, ये यहां पर जितना भी एंगल बना रहा होगा, ये एंगल, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? इसी एंगल को हम बोलते हैं अल्फा। अब अल्फा भी बोलते हैं,
और बीटा भी बोलते हैं। अल्फा किसको बोलते हैं? अल्फा होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनते जाइए। जो अल्फा होता है वो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, क्लियर है। और एक विजुअल एंगल को बीटा से भी दिखाते हैं। बीटा, बीटा क्या होता है? ये होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज, ठीक है। तो दो विजुअल एंगल हमारे होते हैं, ठीक। अभी जब आप मैग्नीफाइंग पावर पढ़ोगे उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक हमारा अल्फा होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो ये विजुअल एंगल को अल्फा से दिखाते हैं। और एक विजुअल एंगल हमारा जो होता है वो हम बीटा मानते हैं, और वो विजुअल एंगल किसके थ्रू फॉर्म होता है? वो विजुअल एंगल फॉर्म होता है इमेज के थ्रू, ठीक है। जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो भी तो इस आंखों पर कुछ ना कुछ एंगल सबस्टेंड करेगी, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं बीटा। और जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने आंखों के ऊपर, आंखों के रेटिना पर जो एंगल सबस्टेंड किया हुआ है उसको हम बोलते हैं अल्फा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? अल्फा के नाम से जाना जाता है। ये हमारी आई हो गई, ठीक। तो ये हमारी आई हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो अल्फा एंगल आप देख रहे हैं, इसी अल्फा एंगल को हम बोलते हैं एंगल सबस्टेंड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है कि ये जितना एंगल हमारा आंखों पर सबस्टेंड हुआ है इसी को हम बोलते हैं एंगल सबस्टेंड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गई बात? अरे क्यों नहीं हो रहा? ये जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है ये, इसी को हम बोल देते हैं एंगल अल्फा, और यही हमारा होता है क्या? इसी को बोला जाता है विजुअल एंगल, ठीक है। तो ध्यान से हर एक चीज को समझते चलना, हर एक चीज का अपना अपना एक महत्व है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या इसके अंदर होती है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि विजुअल एंगल डिपेंड किस पे करता है। देखो, विजुअल एंगल का मैं आपको फील दिला रहा हूं, पहले ये समझो। ये विजुअल एंगल जैसी चीज है क्या, पहले उस पर ध्यान दो। जैसे मान लो आप ट्रेन में बैठे हुए हो और आपने ट्रेन में बहुत दूर के पेड़ को देखा, बहुत दूर के पेड़ को देखा, ठीक है। तो बहुत, मान लो ट्रेन खड़ी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आप समझ लो बाहर खड़े हो, ट्रेन वाला छोड़ दो, मान लो आप बाहर ग्राउंड पे खड़े हो और आप बहुत दूर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, बहुत दूर किसी पेड़ को आप देख रहे हो, तो वो पेड़ आपको छोटा नजर आएगा। समझिए, जैसे मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं और एक यहां पर पेड़ है, ये ट्री है मान लो। अब इस ट्री को बहुत डिस्टेंस आपकी है, मान लो बहुत दूर है, बहुत ही दूर, ये पेड़ की डिस्टेंस मान लो किलोमीटर्स में हम ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सीधी सी रोड है और आपको किलोमीटर्स में कह रहा हूं कि मान लो 1 किलोमीटर दूर आपका ये पेड़ है, तो ये पेड़ की हाइट आपको बहुत छोटी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? बहुत ही छोटी हाइट दिखाई देगी। लेकिन अगर आपके पड़ोस वाला पेड़ यही यहां पर हो, ये पेड़ आपके बिल्कुल करीब में आ जाए, तो अब इस पेड़ की हाइट आपको बहुत ज्यादा लगेगी। अभी इस पेड़ की हाइट आपको बहुत छोटी लगेगी कि यार ये देखो दूर का पेड़, कितनी दूर पेड़ है। लेकिन वही पेड़ अगर आपके पास है तो आपको ऐसे सर उठाना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा उस पेड़ को देखने के लिए। दूर कोई चीज है, अरे आपकी महिला मित्र है मान लो, यार महिला मित्र से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि मान लो एक लड़की जा रही है, ठीक है। तो अगर वो लड़की आपके करीब आ जाए और बहुत हाइट की लड़की हो मान लो, आप उसको देखना चाह रहे हो, तो दूर से आप देख रहे हो तो दूर से उस लड़की की हाइट आपको नहीं पता चली क्योंकि वो काफी दूर है। लेकिन जब पास आ जाती है वही महिला मित्र आपकी, तो आपको चेहरे को ऐसे ऊपर उठा के देखना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि विजुअल एंगल जो होता है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको विजुअल एंगल ज्यादा करना पड़ेगा। और जैसे ऑब्जेक्ट आपका दूर रखा होगा, आराम से आप उस पूरी, आप अपनी महिला मित्र को देख सकते हो कि भाई हाँ, पूरी की पूरी महिला मित्र आपको दिखाई दे रही है। और अगर यही बहुत महिला मित्र आपके करीब आ जाए, ठीक है, तो या तो आप उसका जो है पेट, मतलब जो समझो आप उसका ऊपर का हिस्सा देख पाओगे, ठीक, पूरा मतलब पूरी बॉडी आप एक्यूरेट नहीं देख सकते, ठीक है। आप उसका आधा ही धड़ देख पाओगे, आधा ही हिस्सा देख पाओगे आप। तो उसको कंप्लीटली आपको अगर चेहरा देखना है तो आप चेहरा ऐसे देखोगे, समझ रहे हैं ना।
पैर देखने तो आप पैर ऐसे करके देखोगे, पूरी बॉडी एक साथ नहीं दिखाई देगी। कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जैसे जैसे आपके आंखों के पास आती जाएगी वैसे वैसे विजुअल एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे विजुअल एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक। कहावत में कह देना कि जैसे दूर से देखा तो बच्चा खड़ा था, पास जाके देखा तो चच्चा खड़ा था। ठीक, तो जितना करीब आते जाओगे विजुअल एंगल उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, विजुअल एंगल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया? महिला मित्र से समझ में आया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। ठीक, अगर महिला मित्र आपकी दूर है तो आप उसकी पूरे उसके शरीर को आप एक साथ देख सकते हो, लेकिन अगर वही महिला मित्र आपके करीब आ जाए तो पूरे शरीर को आप नहीं देख पाओगे। अगर आपको उससे बात करनी है तो चेहरा उठाना पड़ेगा अपना। जी भाई बताइए, विजुअल एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे मान लो ये दूर का ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है आपका, और आप यहां पर हो तो ये इतना एंगल बनाएगा। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, इतना एंगल बना अल्फा। अब यही ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा करीब आ जाए इतना, तो अब अल्फा इतना बनेगा। देख रहे हो? तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपके करीब पहुंचता जाएगा वैसे वैसे विजुअल एंगल बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट is directly proportional to is directly proportional to अल्फा, या ऐसे अल्फा, दोनों एक जैसे लगेंगे तो लिख लो विजुअल एंगल। छोटी छोटी चीजें हैं बस, ये छोटी छोटी चीजें, इनको आप ध्यान रखिए। ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विजुअल एंगल। अच्छा, अब नियर पॉइंट और फार पॉइंट की बात कर ले तो नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट की अगर हम बात करें तो द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस at which object can be seen properly, can be seen object can be seen properly। ठीक, वो कम से कम डिस्टेंस, वो आपकी कम से कम डिस्टेंस जिस पर आप ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से देख सकते हो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कैन बी सीन प्रॉपरली कॉल्ड नियर पॉइंट। ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है नियर पॉइंट। वही हमारा होता है नियर पॉइंट, मतलब कम से कम पॉइंट। और आप जानते हो नियर पॉइंट को दिखाते किससे, किससे डिनोट किया जाता है, डी से। ठीक है, यानी कि डिनोटेड बाई, अब हम लोग धीरे धीरे टॉपिक पे चल रहे हैं, डिनोटेड बाई डी, कैपिटल डी। और ये जानते हो डी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये सब बच्चों को आई होप पता है, ये हर एक बच्चे को मालूम है। ये जो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है आई से आंख की, आंख से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है तो वो ऑब्जेक्ट आपको प्रॉपरली दिखाई देगा। अगर आप 25 से कम पर जाएंगे, देखिए मेरा हाथ, मान लो ये मार्कर मुझे यहां से आराम से दिखाई दे रहा है, तो ये मान लिया मेरी नियर पॉइंट है कि मान लो 25 सेंटीमीटर है, मुझे आराम से प्रॉपर तरीके से मार्कर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको पास ले आऊं तो धीरे धीरे करने पर क्या होगा, इस मार्कर की जो हमारे आंखों में इमेज बन रही है वो थोड़ी थोड़ी ब्लर होने लगेगी। क्या होने लगेगा, ब्लर होने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नियर पॉइंट से कम पे, अगर ऑब्जेक्ट आपका, जो ऑब्जेक्ट जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, अगर यू की डिस्टेंस मतलब आंख से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर 25 डिग्री से 25 सेंटीमीटर से कम हुई, किससे, 25 सेंटीमीटर से कम हुई, तो आप ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख नहीं पाओगे। ठीक, 25 से बराबर हो या 25 से ज्यादा हो, और कितनी ज्यादा हो, इन्फिनिटी तक चली जाए, उसको हम बोलते हैं, अगर 25 पे है तो उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट,
और अगर इन्फिनिटी तक आप देख सकते हो तो उसको बोलते हैं फार पॉइंट। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यह है कि 25 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है आंख के सामने उस वस्तु की, उस ऑब्जेक्ट की, जिस पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी रेटिना पर प्रॉपर तरीके से बन रही है। कोई उसमें ब्लरनेस नहीं है, कोई उसमें इतनी ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है, सब चीज प्रॉपरली हमको अच्छे से दिखाई दे रही है। तो वो डिस्टेंस क्या मानी गई है? 25 सेंटीमीटर मानी गई है। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये आपकी आंख, ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है, ठीक, ये 25 सेंटीमीटर है और यहां तक आपका पूरा स्पेस इन्फिनिटी है। तो ये जो डिस्टेंस आप ऑब्जेक्ट की है, यहां पर आप ऑब्जेक्ट आराम से देख सकते हो। ठीक है, आराम से इस ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो, बट अगर इससे कम पर आ गए तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो नियर पॉइंट जो होता है वो कितना माना गया है? 25 सेंटीमीटर माना गया है, याद रख लीजिए, मैं इधर लिखे दे रहा हूं। जो नियर पॉइंट माना गया है, नियर पॉइंट जो है डी, वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक, और जो फार पॉइंट हमारा होता है, फार पॉइंट वो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है जिस पर ऑब्जेक्ट की इमेज आपको दिखाई देती है, और वो कम से कम इन्फिनिटी मानी गई, कम से मतलब ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक, तो इसको जरा आपने जहन में उतार लें। बहुत छोटा सा डिस्कशन है, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि इसमें जो है इनकी इसकी जरूरत पड़ेगी ना अभी, इस वजह से मैंने आपको इन दोनों चीजों को दिखा दिया। सबसे ज्यादा जरूरत तो हमको विजुअल एंगल की पड़ने वाली है। तो इतना बात क्लियर है कि नहीं? पहले भाई इस पर थम्स अप करे कि हाँ सर ये बात आपने जो बिल्कुल बताई वो हमें क्लियर है। विजुअल एंगल क्या है? एंगल फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज डिस्टेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट डी, प्रॉपर तरीके से अल्फा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चलो इसको भी जो है हम अंडरलाइन कर लेते हैं। जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है वो विजुअल एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज्यादा विजुअल एंगल होगा, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी बहुत ज्यादा है और ऑब्जेक्ट आपके बहुत करीब भी है। ठीक, इन दोनों को बहुत ध्यान रखना है कि अल्फा अगर जहां भी आपको दिख जाए तो समझ जाना वो विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट है, और बीटा कहीं दिख जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज है। ठीक है, नियर पॉइंट के बारे में हो गया, फार पॉइंट के बारे में हो गया, और इस वैल्यू को हम लोग ध्यान रखेंगे बस। अभी ये छोटा सा डिस्कशन इस चैप्टर का यही रहेगा। अब हम अपने आगे मेन जो हमारा है उस पर हम लोग जंप कर रहे हैं, और हम लोग आ जाते हैं अपने माइक्रोस्कोप पे। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से बच्चा पढ़ लेना। मैं अपनी डेफिनेशन लिख दूंगा यहाँ पे जो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी, बहुत छोटे पॉइंट्स पे करा के मैं लिखवा दूंगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए देखिए। तो जो इसमें जो भी चीज लिखी हुई है मैं आपको इसको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, समझो। माइक्रोस्कोप है क्या? ये क्या है? इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सर नई चीज थोड़ी बताई, अभी देखो। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to which is used to magnify which is used to, चलो थोड़ा और थोड़ा अच्छे से चलते हैं। which is used to, थोड़ा इसमें यहां पर हम लोग लाइन चेंज करेंगे। which is used to get, which is used to get virtual, erect and magnified image। मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफाइड इमेज। बात क्लियर है? बात समझ में आई कि हमारा माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, देखो ये आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू गेट वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ ऑफ, फिर से हम लाइन बदलेंगे, ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज।
माइक्रोस्कोपिक बॉडीज की वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज पता करने के लिए और बहुत डीप स्टडी करने के लिए कि बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक बॉडीज है उसकी हमको स्टडी करनी है, उसकी हमको बहुत ज्यादा उसके मैग्नीफाइड इमेज देखनी है, तब हम अपने माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, तब हमारे माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? जो सबसे यहां पर महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, माइक्रोस्कोप का यूज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की मैग्नीफाइड इमेज अगर हमको चाहिए तो हमें माइक्रोस्कोपिक लेना चाहिए। तभी देखो लिखा है माइक्रोस्कोप, इसका नाम ही इसी वजह से रखा है क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जो आपका माइक्रोस्कोप होता है वो दो टाइप का होता है। कितने तरीका का होता है भाई? ये आपका होता है दो तरीके का। ठीक, ये आपका होता है दो तरीके का। कौन कौन सर? एक तो आपका होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। एक क्या आपका होता है? एक आपका होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, जो कि बहुत इजी है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। इन दिस माइक्रोस्कोप, नहीं दिख रहा ना, चलो, इन दिस माइक्रोस्कोप in this microscope we used only one convex लेंस। ठीक है, जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम एक सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें हमको मैग्नीफाइड इमेज मिल जाती है, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमको मैग्नीफाइड इमेज मिल जाती है। फिर सर एक और आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या नाम होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें क्या होता है? इसमें इन दिस माइक्रोस्कोप टू convex lens of different focal length are used. In this microscope we used only one convex lens, but compound microscope में क्या होता है? In this microscope two convex lens of different focal length are used to magnify the image. ठीक, मैग्नीफाइड द इमेज। यूज्ड या ऐसे लिख सकते हो यूज्ड। यूज्ड किस लिए? टू गेट, यूज्ड टू गेट फाइनल वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड एंड magnified image of small object। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, किस लिए?
किस लिए यूज किया जाता है? टू गेट वेरी टू गेट वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो बात समझ में आई कि कंपाउंड में क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो अभी तक देखो, इसमें कुछ इस तरीके का एक लेंस से यूज किया जाएगा, इस तरीके से, ठीक। इसमें इस तरीके का एक लेंस यूज करके फाइनल इमेज हमको मिल जाएगी, जो भी हमको मिलनी है मिल जाएगी। लेकिन इस माइक्रोस्कोप में क्या होगा? इस माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ का हमको ये लेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक। एक इस तरीके का, मैं थोड़ी थोड़ी आपको यहां पर फील दे रहा हूं बस, फिर फाइनल जब हम लोग अभी फिगर के अंदर चलेंगे, फिगर में वहां हम डिस्क्राइब करेंगे, तब देखिएगा, ठीक है। और एक आपका ये वाला, एक आपका यहां पर बन जाएगा, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ का बन जाएगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ का आपके पास यहां पर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से क्लियर है। इसमें दो लेंस हमको यूज करने पड़ेंगे। तो ये जो माइक्रोस्कोप आपको दिख रहा है, ये कंपाउंड, इसी को मैंने कहा दो अलग अलग लेंस यूज करेंगे। अब देख लो इन दोनों लेंसेस को बोलेंगे क्या। मैंने कहा था कि इन दिस माइक्रोस्कोप टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ। इन दोनों की फोकल लेंथ क्या है? इसकी फोकल लेंथ, ये स्मॉल फोकल लेंथ का है, ठीक। छोटी छोटी चीजें यहां पर समझते चलो। इसकी फोकल लेंथ क्या है? स्मॉल है, ये स्मॉल फोकल लेंथ का है। इसकी फोकल लेंथ क्या है? बहुत कम है। और ये हाई फोकल लेंथ का है। क्या है? हाई फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, देखने में लग रहा है कि ये छोटा है, और ये एक्चुअली छोटा है कंपैरिजन टू दिस लेंस या ऑब्जेक्ट। ये वाकई में छोटा होता है, बट टेलीस्कोप में हम लोग कहते हैं कि छोटा लेंस होता है, लेकिन वो कंपैरेटिवली छोटा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये छोटा है वाकई में, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो 4 5 6 ऐसे करके होगी। बट टेलीस्कोप में भी दो कॉन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं, उसमें भी हम लोग एक छोटा एक बड़ा लेते हैं, बट उसमें जो छोटा लेते हैं उसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी मान लेते हैं, 20 25 के आसपास। तो उसमें कहते हैं छोटा है, वो कंपेरेटिवली देखा जाता है, बट इस केस में क्या होता है, इस वाकई में छोटा मानते हैं। जो जिसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या? उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और ऑब्जेक्टिव लेंस की डेफिनेशन क्या होगी? द लेंस विच इज फेसिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। जो लेंस ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं फेस ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूलर। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग कभी कभी बोल देते हैं ऑक्यूलर, ऑक्यूलर लेंस। और ऑक्यूलर अगर आप नहीं बोल पाते तो बुक में बहुत बढ़िया एक चीज लिखी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीस। क्या लिखा होता है? आईपीस लिखा होता है, ठीक। ये आईपीस हो जाता है। आईपीस क्यों जाता है? क्योंकि इसी के आसपास ये आंखों के बहुत करीब रखा जाता है। ये क्या रखा जाता है? ये आंखों के करीब रखा जाता है, इसी वजह से इसका नाम आई पीस रख दिया गया। तो बात क्लियर है? इतनी इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले हमको इतना बताया जाए। पहले ये बात समझ में आई, मैं फिर से इसको पूरा रिवाइज करा दे रहा हूं, एक बार समझो। माइक्रोस्कोप दो तरीके का होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाँ या ना? सॉरी, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, इन दिस माइक्रोस्कोप वी यूज ओनली वन कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस इसमें यूज किया जाता है। बट कंपाउंड, अच्छा, इसमें भी क्या? टू गेट इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, सबके लिए वही काम। टू गेट इरेक्ट एंड वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज। बात क्लियर है? हाँ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा? इन दिस माइक्रोस्कोप
two convex lens of different focal length are used to get final vertical erect and magnified image. ठीक, बात क्लियर है, समझ में आ रही है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर कुछ ऊपर की तरफ दिया है, इसमें दो लेंस यूज होते हैं, एक स्मॉल फोकल लेंथ का जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट को फेस करता है, एक होता है आपका हाई फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम लोग ऑक्यूलर लेंस या आईपीस बोलते हैं, जिसकी फोकल लेंथ बहुत बड़ी होती है, जो फेस करता है इमेज को, जो फेस करता है इमेज को। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बहुत सही। यहां पर आप लोग देखो, फिगर आपको दिखाई भी दे रहा होगा आई थिंक। यहां पर आपको फिगर जो मेरे थंबनेल में पड़ा हुआ है, वो थंबनेल में आपको फिगर देखो, यहां पर दो तरीके के कॉन्वेक्स लेंस यूज हुए, हालांकि ये आपका टेलीस्कोप का फिगर बना हुआ है, ये आपका माइक्रोस्कोप का बना हुआ है। इसमें दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा, तो देखो इसमें यहां पर देखो ये देखो दो तीन लेंस यहां पर यूज होते हैं। अब आपने देखा होगा तो यहाँ पर दो तीन लेंस, यहाँ पे देखो एक ये यूज हो रहा है, कि ये यूज हो रहा है, इसके पीछे भी एक है, तो तीन लेंस हमारे यहाँ पर यूज होते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है। चले, अब हम आपका क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा फिगर की, ठीक है? अब यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं कि किस तरीके से वहां पर हमको देखने को मिलता है रिफ्लेक्शन, तब हम वहां पर जाके मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन कर पाएंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? चलिए बनाया जाए फिगर, चलिए बनाया जाए भाई। चलो देखो कैसे आपका जो है फिगर कंप्लीट होगा, ये देखो। ठीक, अच्छा पहले हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर लें, उसमें पहले माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। पहले सिंपल का बनाओ, सिंपल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले हम बात करेंगे ए सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप की हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग फिगर बना ले। क्या होगा सिंपल माइक्रोस्कोप में, हमको एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, तो सर एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हमने देखो एक सिंपल माइक्रोस्कोप का फिगर बनाने जा रहे हैं, ये हमने क्या बना लिया, ये हमने अपनी प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। क्या बना ली सर? ये हमने अपनी प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। चलो ये हमारी सिंपल प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। देखिएगा 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 देखिएगा, ये देखिए सिंपल प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक, ये हमारी सिंपल प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। बात क्लियर है? इसके ऊपर हमको एक लेंस मानना है, तो हमने इसके ऊपर एक लेंस बना लिया। ये देखो, ये देखो, ये एक लेंस हो गया। ठीक, इस लेंस के बीचों बीच से हमने अपनी क्या डाल दी, एक परपेंडिकुलर डाल दी। क्या डाल दी सर? हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दी अपनी। ये देखो, जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। नहीं दिख रही तो ना देखो भाई, येलो से डाल दिया जाए, चलो इससे डाल दिया जाए ना। चलो, ये दिख रही है, दिख रही है। ठीक, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक, अच्छा सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या याद रखनी है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देखिए, अब हमें शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पर ऑप्टिकल सेंटर क्या है और ये सब क्या है, ये सब बच्चे पढ़ चुके हो, ठीक है? ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ, यहां पर हमारा कहीं फोकस होगा एफ। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रखना है। कहां रखना है? ऑब्जेक्ट को हमें ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख देना है। ठीक, बिटवीन ओ एंड एफ। अगर हमको सिंपल माइक्रोस्कोप में वर्चुअल इरेक्ट और इमेज चाहिए, तो हम लोग सिर्फ लास्ट वाला केस हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा हुआ था, तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो मैंने एक रे यहां से डाली इस तरीके से। ठीक है, ये रे हमारी यहां से पड़ेगी, ये रे हमारी यहां से पड़ेगी इस तरीके से देखिए ध्यान से, ये रे पड़ी हमारी, और ये रे सीधे हमारी यहां से निकल जाएगी। यहां पर एक जितनी डिस्टेंस पे ये उतनी डिस्टेंस पर एक फोकस होगा यहां पर। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस है, ऑब्जेक्टिव जो भी इसको मान लो, तो ये हमारे आई के पास यही रहेगा, ऑब्जेक्ट यहां पर रह गया। तो ये हमारी लाइट यहां से इस तरीके से ट्रांसफर होकर निकल जाएगी। बस थोड़ा यही हो जाता है ना, मुझे लाइन मेरे से सीधी नहीं जाती। तो ये बन गया एक
ठीक, एक लाइट हमारी ये फोकस होकर निकल जाएगी। दूसरी लाइट को हम कहां से डाल देंगे, दूसरी लाइट हम डाल देंगे अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके, कहां से, सेंटर ऑफ उससे ऑप्टिकल सेंटर से डाल देंगे इस तरीके से। ठीक, एक लाइट हमारी यहां से गई, यहां से हमारी निकल जाए, क्योंकि देखो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो फोकस से होके जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर से यहां से निकली है तो सीधे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी एकदम से। ठीक, तो हमें साफ साफ ये चीज दिखाई दे रही है कि ये इमेज जो है हमारी कहां बनेगी जाके, ये इमेज जो बनेगी जाके वो कहीं ना कहीं पीछे जाके बनेगी। कहां बनेगी, अगर इन दोनों रेस को हम पीछे की तरफ मिलाएंगे, देखो इन दोनों रेस को देखना, इसको हमें पीछे मिलाना है। इस रेस को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इस रेस को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यहां पे मिलेगी जाके, और दूसरी रे हमारी यहां पे मिलेगी जाके। ठीक, ये दोनों रेस हमारी जब पीछे बढ़ाएंगे जाके, तब जाके हमारी इमेज कहीं यहां पर फॉर्म होगी। क्या कह रहे हो भाई, हाँ या ना, हाँ या ना बताओ। इसको थोड़ा और बड़ा कर लो इस तरीके से। तो ये हमारी इमेज कहां बन रही है, ये इमेज हमारी बन रही है कहीं यहां पे। इसको थोड़ा हमने और बढ़ा लिया, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इसकी इमेज कहां बनी जाके, इसकी इमेज, इस ऑब्जेक्ट ए और बी की जो इमेज बनी जाके वो कहां बनी, वो यहां पे बनी जाके, इस जगह पे बनी। अब देखिए वर्चुअल बन रही है, हमने इसका नाम दे दिया ए डैश और बी डैश। आप लोग, जाहिर सी बात है आप लोगों को आई थिंक पता चल रहा होगा कि ये इमेज कैसी बन रही है। पहली बात तो ये इरेक्ट बन रही है, दूसरी बात ये वर्चुअल भी बन रही है क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, डॉटेड लाइन आपस में जा रही है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि ये मैग्नीफाई भी हो गई। तो देखो, और हमारी आंख हम कहां से देख रहे हैं, हम यहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर है बात, यहां से हम अपनी आंख से हम इस पूरे फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बात क्लियर है। तो अब बात यह है कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकलेगी कैसे, इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकलेगी कैसे। तो मैंने कहा इमेज जो आपकी आंखों पर एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, बीटा। तो यानी कि ये जो एंगल बन रहा है भाई, ये हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। कुछ चीजें देख लो, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हो गई हाइट ऑफ इमेज। क्या कहते हो, ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर से रखा है यू डिस्टेंस पे, क्योंकि ये आंखों के सामने वाला लेंस है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए यू ई बोले दे रहे हैं। ठीक, तो आप आगे चल के समझ में आएगा। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है हमारी एफ हो गई। बात क्लियर है, ये सारी हमने यहां पर डिस्टेंस अपनी मेजर कर दी, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हमारी हो गई, ये इसको हमने बोल दिया कि ये हमारी वी है। क्या है, ये हमारी वी है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने सारी अपनी यहां पर डिस्टेंस मेजर कर दी। गौर से देखो, तो ये जो एंगल हमारा यहां पे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा जो इमेज आंखों पर एंगल फॉर्म करेगी ये चीज, तो ये हमारी कितनी एंगल फॉर्म कर रही है इमेज, ये हमारी एंगल फॉर्म कर रही है, देखो बीटा। तो ब्लू कलर से मैं कलर कर रहा हूं, ये एंगल हमारा क्या है, यही एंगल हमारा है बीटा। ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। ठीक, ये जो एंगल हमारा यहां पे फॉर्म हो रहा है, इसी एंगल को हम नाम क्या दे देंगे, इसी एंगल को हम नाम दे दें बीटा। सर बीटा क्यों, क्योंकि बेटा ये इमेज जो तुम्हारी बन रही है ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पर नहीं बन रही है, ये 2f से भी पीछे बनेगी। बात क्लियर है। आई थिंक आपको ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा हुआ है ए बी, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी मैग्नीफाइड इमेज कहां बन रही है, पीछे जाके हमारी इसकी मैग्नीफाइड इमेज बनाई दे रही है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, ये हाइट ऑफ इमेज हो गई, इमेज ने हमारी आंखों पर बीटा एंगल फॉर्म किया। ठीक है सर, अल्फा, मैंने कहा अल्फा वही एंगल होता है जो आंखों पर आपके बिना, मतलब विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हो, विदाउट कॉन्वेक्स लेंस के यूज हो। तो ये हमारी यहां पर, ये तो बीटा के बारे में बात हो गई। अगर हम अल्फा के बारे में बात कर लें तो ये हमारा मान लो ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक, यहां पर हमारी आंख रखी हुई है, ये आंख से हम इस चीज को देख रहे हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है जिसको हम बोलेंगे, ऑब्जेक्ट रखा कितनी डिस्टेंस पे, डी, डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये एंगल हमारा जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। ये एंगल क्या बनेगा, अल्फा। ये हमेशा सही रहेगा, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा जब, ये छोटा नहीं होगा ना, चलो, जब भी हम इसकी बात करेंगे, जब भी हम इस चीज की बात करेंगे
तो हमारा ये जो एंगल रहने वाला है ये हमेशा अल्फा, ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट है। ये बीटा जो एंगल आप लोग देख रहे हो, इसको तो मैं थोड़ा जूम करके अगर दिखा दूं, तो जो बीटा एंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बीटा, ये एंगल, ये जो बीटा एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये बीटा एंगल क्या शो कर रहा है, ये बीटा एंगल शो कर रहा है हमारा विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज। बात क्लियर है? पहले इस फिगर को बड़ा ध्यान से समझे, बिना फिगर के काम नहीं चलेगा। तो विजुअल एंगल हमारा यहां से इतना हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाया जाए। अब देखो इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं और मैं कैलकुलेशन करूंगा, फटाफट आप लोग देखिएगा, ठीक है, कैसे इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकल के आएगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलो, तो पहले मैग्नीफाइंग पावर का सारे लोग फॉर्मूला यहीं से देख लेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर किसी भी लेंस, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का होता क्या है। जो मैग्नीफाइंग पावर निकल के आती है, मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज डिवाइड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। जब ऑब्जेक्ट आपका डिस्टिंक्ट पॉइंट पर रखा होगा, मतलब डी डिस्टेंस पर रखा होगा, तब जो आपका एंगल फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे, उनका दोनों का रेशियो निकालेंगे तो उसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। यानी कि मैग्नीफाइंग पावर अगर देखा जाए तो जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी, मैग्नीफाइंग पावर जो हमारी निकल के आई, जिसको हम लोग कैपिटल एम से दिखाएंगे, वो हमारा क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा के बराबर होगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ रही इतनी बात की नहीं? तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा विजुअल एंगल, इसी को हम बोलेंगे विजुअल एंगल या मैग्नीफाइंग पावर। बात क्लियर आ गई? अब बात तो यही है ना कि अब हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दें और इस यहां पर वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारा विजुअल एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा चले, चलो देखो, अब बात आई बीटा और अल्फा निकालने की, तो भैया बीटा तो हमको यहां से मिल जाएगा क्योंकि हमें ट्रायंगल मिल जाएगा, अल्फा कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो अल्फा, अल्फा क्या होगा, अल्फा आपका यहां पे बना लो छोटा सा फिगर अल्फा के लिए, कहीं भी बना लो, यहां बना लो। अल्फा का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर रखा हुआ है, डी पॉइंट पर रखा हुआ है और ये आपकी आंखों पर अल्फा एंगल बना रहा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसके लिए हमारी एच ओ हो गई, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी रखा हुआ है, ठीक, ये ए बी रखा हुआ है और यहां पर हमारा ये अल्फा बन रहा है और यहां पर हमारा ये फिगर एक हो गया और ये फिगर दूसरा हो गया। इन दो फिगर की हेल्प से हम अपना काम करेंगे। ये हमारी यहां पर आंख रखी हुई है, यहां से हम लोग चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा बन गया किसका, अल्फा का, और ये हमारा एंगल बन गया बीटा का। अच्छा, ये एंगल बीटा और अल्फा दोनों ही बहुत बहुत और बहुत छोटे हैं, ठीक है। चलो तो हम यहां से निकालने की कोशिश करें। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा के बारे में, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के यहीं छोड़ देते हैं। अब हम पहले अल्फा निकालने की कोशिश करें। नाउ फ्रॉम फर्स्ट फिगर, अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो फर्स्ट फिगर से हमें पता चल रहा है कि आप ये जो एंगल देख रहे हो, ये अल्फा, अगर यहां से आप अल्फा निकालो तो यहां से अगर हम tan अल्फा निकालें, क्या निकालें, फिगर tan अल्फा निकालने की कोशिश करो, तो tan अल्फा जो होगा वो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अल्फा के ठीक सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर h नॉट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवाइड बाई डिस्टिंक्ट डिस्टेंस जो आपकी d है, इसको इक्वेशन नंबर हमने मान लिया 2, ठीक। tan अल्फा हमारा यहां से आ गया। अब tan अल्फा लिखो चाहे अल्फा लिखो बराबर है, क्योंकि बिकॉज देखो, क्योंकि tan अल्फा जो है वो लगभग अल्फा के बराबर है, क्योंकि बहुत एंगल छोटा है, इस वजह से अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई डी, ये हमारी अल्फा की वैल्यू फाइनली निकल के आ गई, ठीक है। क्या बहुत छोटा लिख रहा हूं क्या, नहीं, सही है, इतना बड़ा आपके लिए, मतलब इतना लिखना सही है। लगभग ये अल्फा के बराबर होगा, लगभग ये अल्फा के बराबर होगा और अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एच नॉट अपॉन डी के बराबर हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर ले, यहीं पर बीटा की बात कर ले।
यहीं पर हम किसकी बात कर लें, इसी जगह पर हम अगर बीटा की बात कर लें तो जरा ध्यान से देखो, बीटा के लिए जरा ध्यान से देखना। अब हम यहां से निकालेंगे tan बीटा, एक चीज आ गई। अब यहीं से हमको निकालना पड़ेगा tan बीटा। तो देखो tan बीटा के लिए आप दो एंगल ले सकते हो, एक तो हमारे पास ये एंगल है ए बी और ओ, ये छोटा सा एंगल के लिए भी एंगल हमारा कितना है, बीटा है। और एक ये जो बड़ा एंगल आप देख रहे हो ये वाला, ठीक, ये बड़ा एंगल, ये यहां से लेके बना दूं मैं क्या, नहीं गड़बड़ हो जाएगा फिगर। ये जो आप एंगल देख रहे हो ए डैश बी डैश और ये ओ, ए डैश बी डैश ओ, इसके लिए हमारा बीटा। तो tan बीटा हम यहां से भी निकाल सकते हैं, tan बीटा फ्रॉम ए बी ओ से, ये हमारा आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ये क्या है यूई, क्या आएगा यू ई, ठीक। या अगर हम इस बड़े एंगल के लिए बात करें तो हमारे लिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन कितने डिस्टेंस पे, हम इसको मान सकते हैं v डिस्टेंस पे या d डिस्टेंस पे भी इसको हम मान सकते हैं, ठीक ठीक, एच आई अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो इसको हमने क्या माना v माना है तो v भी मान सकते हैं, ठीक। तो हम ये करके हमारी यहां से tan बीटा की भी वैल्यू आ गई, यानी कि वही काम होगा, बीटा की वैल्यू कितनी बराबर आ जाएगी, बीटा बहुत छोटा एंगल है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, ठीक। तो फाइनली यहां से भी tan बीटा, इसको मत दो, tan बीटा भी हमारा छोटा होगा, तो बीटा की भी वैल्यू हमारी बहुत छोटी आएगी ना, तो बीटा यानी कि डायरेक्ट बीटा बराबर किसके हो जाएगा, हम एक वैल्यू मान लेते हैं, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा हमारा एच नॉट अपॉन यूई, एच नॉट अपॉन यू ई, ये हमारा हो जाएगा बीटा। क्लियर है, आगे लिख दूं क्या, नहीं समझ आ रहा, इसलिए बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हमारा हो जाएगा एच नॉट अपॉन यू ई, ठीक। ये तो अल्फा हो गया एच नॉट अपॉन डी, बीटा हो गया एच नॉट अपॉन यूई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। बेटा ये आईपीस यूवी, ये मत कंफ्यूज होना कि ये यूवी सर आईपीस में मानते हैं तो यहां पर ऑब्जेक्ट की आपने क्यों मान लिया, क्योंकि भैया यहां एक ही कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है, इस वजह से हमने यहां पर उसको यूवी कंसीडर कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फाइनली हमको इसकी निकालनी है मैग्नीफाइंग पावर, तो मैं क्या करूंगा, इस अल्फा और बीटा की वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दूंगा अगले स्टेप में, तो हमें एम की वैल्यू मिलने लग जाएगी। तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा, ठीक, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा की वैल्यू पुट करना है, बीटा की वैल्यू जाएगी हमारी एच नॉट अपॉन डी, मल्टीप्लाई में अल्फा की वैल्यू क्या रख देनी है, अल्फा की वैल्यू है एच नॉट अपॉन यूई, तो हो जाएगा हमारा क्या, नहीं उल्टा रख दिया ना, अल्फा की वैल्यू एच नॉट अपॉन डी, एक मिनट, बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू मतलब एच नॉट अपॉन यूई, और अल्फा की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करके लिख दे, चलो पहले वैल्यू नीचे पुट कर दो, क्या होगी अल्फा की वैल्यू एच नॉट अपॉन डी, अरे सर बार बराबर डायरेक्ट लिख दो, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, तो ये हमारा आया एच नॉट अपॉन यूई मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एच नॉट, इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो यूवी एच नॉट से एच नॉट कैंसिल, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो गई, वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू हमारी सर फाइनली निकल के आ गई डी अपॉन यूवी, क्या गई डी अपॉन यूवी, और यही हमारी मैग्नीफाइंग पावर होती है, m इज इक्वल्स टू डी अपॉन यूवी, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। यहीं से हम फ्रॉम दिस इक्वेशन we can find the magnifying power of माइक्रोस्कोप। बात क्लियर है, अच्छा यहां से जरा इसके दो केस और निकल के आते हैं, सपोज क्या कि अगर ये जो आप फिगर बनाए हो, अगर इसमें जो आपकी इमेज बन रही है, ठीक है,
इसमें जो अच्छा, क्या हमको एंगल लिखने की जरूरत है क्या बेटा? हम अल्फा के लिए इस ट्रायंगल की बात करेंगे, बीटा के लिए इस ट्रायंगल की बात करेंगे। सर गुचपुच कर दिया, गुचपुच कर दिया। अरे गुचपुच कुछ नहीं है भैया, गुचपुच कुछ नहीं है। सीधे आप ट्रायंगल पकड़ो और फटाफट tan अल्फा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो, सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा अच्छा, आगे बढ़ जाया जाए। चलो भाई, तो हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, बीटा की वैल्यू निकाल ली, और अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में रख दी। फाइनली हमको सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मिला वो d अपॉन यूवी मिला, और हम हो गए खुशी से एकदम भर गए। बट अभी क्या हुआ, थोड़ा हो गया लफड़ा। क्या सा लफड़ा? कि सर इमेज जो है इसमें दो ही जगह बननी चाहिए, कि या तो इन्फिनिटी पे बने या डिस्टिंक्ट पॉइंट पे बने। ठीक, तो हम यहां पर केस फर्स्ट लेके अगर चलें, अगर हम यहां से केस फर्स्ट ले लें, पहला केस, कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, पहला केस। कहां से टेढ़ा भाग गए? फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इसको थोड़ा ऊपर कर दे क्या? इसको थोड़ा ऊपर कर दे, इसको थोड़ा ऊपर कर दो, इसको थोड़ा ऊपर से कर दो। अरे ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका पहला केस हमने क्या यूज किया? इसका पहला केस होगा व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो भैया जाहिर सी बात है, अगर इमेज तुम्हारी इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि v जो तुम्हारा होगा वो हमको इनफाइनाइट रखना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, अगर v इनफाइनाइट हो जाएगा तो सर uv के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला निकल के आएगा। हमने पढ़ा है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहां से हम क्या निकालेंगे? यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, यहां से हम यूवी की वैल्यू निकालेंगे एफ के रिस्पेक्ट में, और फटाक से यहां पर पुट कर देंगे, और आपके लिए एक नया फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का निकल के आएगा। जब ऑब्जेक्ट आपका रखा हो और इमेज कहां बन रही हो, इन्फिनिटी पर बन रही हो, तब एक नया मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकल के आएगा। ये क्या है सर? ये तो कभी भी हो सकता है कि पता नहीं, यहां से आप ये नहीं पता कर पाओगे कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है या डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बन रही है। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होंगे। अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो देखो यहां से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का यूवी रखेंगे, इसको माइनस का इनफाइनाइट रखेंगे, माइनस का वी रखेंगे। अब यहां पर हमको वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमें क्या मिलेगा? और एफ भी यहां पर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में हमारा सेकंड फोकस एक्टिव होता है। जिन बच्चों को नहीं मालूम है मैं बता दूं कि लाइट जब यहां से निकलती है, पैरेलल फॉर्म में होकर चलती है इस तरीके से, तो ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है। इस कन्वर्जिंग पॉइंट को इस कॉन्वेक्स लेंस का सेकेंड फोकस बोलते हैं, जो एक्टिव रहता है। और इसी वजह से जो फोकल लेंथ एफ मानते हैं वो हम पॉजिटिव मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से दाएं साइड पड़ता है। बात क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, तो चलो इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या मिला? 1/इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 1/यूवी मिला। यानी कि यूवी इज इक्वल्स टू एफ के बराबर हो जाएगा अगर इमेज तुम्हारी कहां बनेगी? अगर इमेज तुम्हारी बनेगी कहां पे? इन्फिनिटी पे। तो अगर ये वैल्यू हम अपने मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में यूज कर लें इसमें, उस केस में हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? देन m इज इक्वल्स टू d अपॉन, ये कब? जब f हो गया। तो ये हमको मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तब यूज कर, क्या डिब्बा बनाते हैं सर? ये हमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तब लगा देना है, ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला में तब यूज करना है जब इमेज हमारी कहां बन रही हो? जब इमेज हमारी बन रही हो, इमेज हमारी बन रही हो कहां पे? इन्फिनिटी पे बन रही हो। कहां पे बन रही हो सर? इन्फिनिटी पे बन रही हो।
अगर यहां पे हमारी इमेज बन रही है तो हमारा यूवी जो होगा वो एफ के बराबर हो जाएगा। अब जब यूवी एफ के बराबर हो जाएगा तो हम इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में यूवी की जगह पर एफ पुट कर देंगे और हमारा काम चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पे बने। जब इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पे बने, तब आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप का ये होगा। ठीक, फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप चल रहा है। और सिंपल माइक्रोस्कोप, इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक तो आपको ये मिला, लेकिन यहां से हम ये नहीं पता कर पा रहे कि इमेज कहां बन रही, इन्फिनिटी पे या कहां। तो अगर इन्फिनिटी पे बन रही होगी तो यही एम बदल जाएगा तुरंत इसमें। और अब अगला देखो, व्हेन, दूसरा केस, केस सेकंड, व्हेन image is formed at या नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी इसको बोलते हैं, बुक में कभी कभी यही लिखा रहता है एट नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो कंफ्यूज मत होना, नॉर्मल एडजस्टमेंट बोले या आपसे बोले कि नियर पॉइंट या डिस्टिंक्ट पॉइंट भी आपको बोल दे, तब आप ये समझ जाना कि वो आपसे क्या बात कर रहा है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि इमेज आपकी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बने, मतलब डी पर बने। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट अ नॉर्मल एडजस्टमेंट या इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पर अगर आपकी इमेज बन रही है, तब उस सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप लोग जानते हो इस केस में आपको क्या करना है। इस केस में आपकी देन, इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा केस है देन जो हमारा v होगा वो हमको माइनस का d लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, v इज इक्वल्स टू, हमें क्या लेना पड़ेगा, जो v है v हमको लेना पड़ेगा माइनस, अरे यार, माइनस का d लेना पड़ेगा। v इज इक्वल्स टू माइनस का, नहीं अच्छा लग रहा, v हमें क्या लेना पड़ेगा, चलो तो इस केस में हमको v जो लेना पड़ेगा वो माइनस ऑफ d लेना पड़ेगा। v की वैल्यू हमें माइनस d के बराबर लेनी पड़ेगी, और जो हमारा ue है, जो u है वो हमें माइनस का ue लेना पड़ेगा, और f तो हमको f ही लेना है ना, f तो हमें f ही लेना है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। क्लियर है। इस केस में देखो क्या होगा, तब अगर हम ये सारी चीजें रखते हैं तो इस केस में हमें देखो एक रिलेशन मिलेगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/ माइनस ऑफ d हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/ माइनस ऑफ uv हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज हम मिरर फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमको फिर से यहां से ई में यूवी का रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा देखो, 1/f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/d प्लस 1/uv। इट मीन्स दैट इसको अगर हम और फर्दर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 1/uv इज इक्वल्स टू 1/fe, सॉरी f प्लस 1/d। मतलब 1/uv की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो f प्लस d अपॉन एफ डी। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, इसको हमने सॉल्व किया, ये फिर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमें ये मिला, और फिर इसको और हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमें ये चीज निकल के आई। मतलब फाइनली हमको 1/uv की वैल्यू क्या मिली, 1/uv की वैल्यू हमें मिली f प्लस डी अपॉन एफ डी। सॉरी, या और करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि uv इज इक्वल्स टू एफ डी अपॉन, नहीं, हाँ ठीक है, हमको चाहिए नहीं ना, हमको तो नीचे अपॉन में रखना, और का मतलब नहीं, क्योंकि देखो ना हमको नीचे 1/u ही तो आ रहा है, अपॉन में u आ रहा है, तो हमको डायरेक्ट यहां पर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक, तो हमें ये मिला। ठीक,
हमें ये चीज मिली, यू 1/UE की वैल्यू ये मिली। देयरफॉर देयरफॉर अब हमको m की वैल्यू निकालनी है। m होता है d/UE। अब UE की वैल्यू यहां पर जो है वो दी हुई है इतनी, यानी कि ये हो जाएगा d मल्टीप्लाइड बाई f+d/FD। है ना। अब यहां से d और d कैंसिल कर दोगे, क्या मिलेगा तुमको? क्या मिला? इसको थोड़ा शॉर्ट कर दे, दिखेगा आराम से। ठीक है, ठीक ठीक। तो ये क्या मिला? हमें मिला f+d/f। और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो मैग्निफिकेशन का जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा 1+d/f। तो ये लो भैया, आपके दो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले आ गए। तो ये कब लगाना है? ये कब लगाना है? ऊपर आपके लिखा हुआ है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, अगर आपकी इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट में बन रही है तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर आपकी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन रही है तब आपको ये केस फर्स्ट हो गया और ये अगला वाला वहां से हमारा केस सेकंड हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो दोनों में हमने मैग्निफिकेशन पावर निकाल ली। क्या सर, मेन जो आई थी हमारी ये थी, कहां से? इस फॉर्मूले से हिसाब से निकल के यहां से। ठीक, उसके बाद हमने जो है फाइनल निकाला ये वाला। उसके बेसिस पे हमने यहां पर केस दो बना दे कि जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तब यूवी हमारा एफ के बराबर होगा, यहां एफ पुट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अगला, जब हमारी इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट में, मतलब जब हमारी इमेज डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बने तो वी हमारे हमने माइनस, यही इसमें ध्यान रखना है। ये मेन चीज है जो इसके अंदर, अरे कहाँ गया? ये मेन चीज है जो इसके अंदर हमको ध्यान रखनी है। ये जो चीज देख रहे हो ना, इसको ध्यान रखना है। तो अगर ये केस होगा तो हमारा यूवी की वैल्यू जो होगी ये आ जाएगी हमारी इतनी, और ये यूवी की वैल्यू उठा के हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा एम इतना बन जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? ठीक, तो ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप जो है फाइनली निपट गया। ठीक, जो हमने यहां पर देखा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप दो तरीके का होता है, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप हमने बताया कि इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज होगा, तो वो हमारा फाइनली निपट गया। इसमें हमने 3 मैग्निफिकेशन फॉर्मूले देख लिए। चलो हम यहां पर एक रिवीजन के तौर पे हम यहां पर लिख भी दें थोड़ा फटाफट, एक रिवीजन के बेसिस पर हम यहां पर लिख भी दें कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले मिले। जो मेन फॉर्मूला मिला मैग्नीफाइंग पावर का, रिवीजन हो जाएगा यहीं पे छोटा सा। मैग्नीफाइंग पावर का अगर हम यहाँ पर रिवीजन की बात करें, यहाँ पर तो अभी हमने इतनी देर से जो देखा है, तो एक तो यहाँ पर हमको फाइनल फॉर्मूला एम का मिला d/UE। ठीक, फिर इसने अपनी दो ब्रांचें निकाली, अलग अलग दो केसेस बनाए इसने। फिर यहां से इसने एक फॉर्मूला दिया m इज इक्वल्स टू, अब इसने फॉर्मूला दिया m इज इक्वल्स टू d/f। ठीक, और एक हमको इसमें फॉर्मूला मिला m इज इक्वल्स टू 1+d/f। ठीक, तब हमको ये दो फॉर्मूले मिले, एक ये मिला, एक ये मिला। ठीक, और आपको पता है ये कब यूज करना है? ये तब यूज करना है व्हेन v इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, और ये कब यूज करना है? व्हेन v इज इक्वल्स टू इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब जब इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बने तब, और जब इमेज आपकी बने तब। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा किसके लिए? भैया बना लो, अगर तुमको दिक्कत हो रही हो तो पार्टीशन भी हम लोग कर देते हैं। यहाँ से देखो कैसे पार्टीशन कर दें, यहाँ से इतना हिस्सा जो है निकाल दो, अरे 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 अरे, ऐसे किया। ठीक, फिर उसके बाद हमने यहाँ से पेन चलाया, ऐसे किया, तो माइक्रोनी निकल रही है इसमें से। ठीक, हमारी इधर की जो बात हो रही है वो सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में हो रही है, और जो इधर की बात हो रही है वो, ठीक है, जो इधर की बात हो रही है वो हमारी हो रही है किसके बारे में?
एक और बना दो वरना कंफ्यूज रहोगे। ये बना दिया, एक हमने ये बना दिया, एक हमने ये बना दिया, ठीक, इधर की बात, एक हमने ये बना दिया, ठीक, एक हमने ये बना दिया। तो ये सारा सिस्टम जो चल रहा है वो इधर का चल रहा है, ठीक। ये सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बात हो रही है, और जो इधर का सिस्टम है वो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? इतना क्लियर है? अच्छा, चलो, तो ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप तो सर निपट गया। अब बात आती है जो मेन इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसके बारे में देखिए क्या होगा। चलिए, ये हमारा हो गया। चलो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम फिगर देखते हैं क्या बनेगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सर हमको दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है। किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें दो लेंसेज का यूज करना है, ठीक। एक फोकल लेंथ ज्यादा होगा जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, एक की फोकल लेंथ कम होगी, जो एक की फोकल लेंथ कम होगी जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, एक की फोकल लेंथ ज्यादा होगी जिसको हम लोग आईपीस या ऑक्यूलर लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, या फटाफट जो है इसकी हम जो है फिगर बना ले, और फिगर बनाने के बाद देखते हैं, अगर समय बचता है तो आपका कैलकुलेशन करते हैं, वरना नेक्स्ट लेक्चर पे इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। चलो देखो, फिगर तो एटलीस्ट बना ही ले यहाँ पे। चलो इधर बनाते हैं थोड़ा साइड में, कहाँ पे, इधर बनाते हैं। चलो, ये हमने बना ली अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस पर हमको ऑब्जेक्ट, अरे टेढ़ी लाइन सर, सीधी बनाइए, ये रही, ये रही इस आज के लेक्चर की सबसे सीधी लाइन। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। ये सीधी लाइन कहाँ नहीं बनती है? ठीक, ये हमारा एक हो गया, हाँ अब बनी सर। तो एक हमने यहां पर बना लिया अपना, एक हमने बना लिया अपना, नहीं यार बीचों बीच में बनाना पड़ेगा। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो इसको हम थोड़ा छोटा करें, क्योंकि ये थोड़ा फिगर बच्चा ना बड़ा रहने वाला है। ये थोड़ा फिगर जो आपका रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा फिगर हमारा बड़ा रहने वाला है, इस वजह से हम इसको बिल्कुल बीचों बीच में बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ऐसे ये हमारा बन गया एक प्रिंसिपल एक्सिस बन गई हमारी, ठीक है। इसको हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हमने बना दिया अपना, हम्म, ठीक है। चलो, ये हमने अपना यहाँ पे बना दिया एक प्रिंसिपल एक्सिस अपनी, ये देखो इस तरीके से सीधी है। चलो 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 चलो, बस 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 बस, ठीक। मेरे को यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप, मेरे को यहाँ पर एक लेंस बनाना है, तो मैंने यहाँ पर एक लेंस बना दिया, ठीक, इस तरीके से, ठीक। और एक मैं यहाँ पर बना दूंगा इससे थोड़ा बड़ा लेंस, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, जिसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी। समझ में आ गया है? अब इस फिगर को हम अपने अकॉर्डिंग कर देंगे छोटा, पहले बड़ा बना लिया, अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा कर देंगे, और फिगर देखो कुछ इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा, ठीक। ये हमारा बन गया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक लेंस, भाई ये हमारा बन गया, और इसको थोड़ा हम लाइन को आगे बढ़ा लेंगे इस तरीके से, इसको थोड़ा इधर से हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक। और इस लाइन को भी थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़ा लें अपना, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बनना चाहिए, गड़बड़ नहीं बनना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बस बस थोड़ी देर, ये हमारा आगे की तरफ थोड़ी और लाइन बढ़ा दी, ठीक। क्लियर हो गई? ये इनका सबका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये यहां पर हमारा एक फोकस हो जाएगा, ठीक। इसका हमारा एक यहां पर फोकस हो जाएगा, ठीक। जिसका हम, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको हम बोलेंगे आईपीस,
क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं हम आईपीस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आईपीस। इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है, इस लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल फोकल लेंथ का ये लेंस होता है, स्मॉल फोकल। और इसका जो होता है वो हाई फोकल लेंथ का होता है। क्या होता है? हाई फोकल लेंथ इसकी हम लोग मानते हैं। ठीक है, चलो अब हम यहां पर क्या रखते हैं, यहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अच्छा एक चीज सुनो, अब ऑब्जेक्ट को हम यहां यहां नहीं रख सकते, इसके पीछे का एक रीजन है। इसमें ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ रखा जाता है। रीजन क्या है कि अगर मान लो आपने इस पर इमेज बनाई, देखो ऐसे आप अगर इस पर इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो ये यहां पर ऐसे आएगी लाइट, और यहां फोकस से निकलेगी, यहां एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी, और ये इमेज पीछे बना देगी इस तरीके से करके, जो पिछले लेंस में हो रहा था। समझो ध्यान से, जो पिछले फिगर में हो रहा था वो यहां पर हम लोग काम कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारी आंख तो यहां है ना भाई, आईपीस हमने इसको माना तो आंख तो हमारी यहां है। हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी इमेज कहीं यहां बनेगी, लेकिन तुमने इस ऑब्जेक्ट को एफ के आगे ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में रखकर कर दी गलती, क्योंकि ये इसकी इमेज पीछे बना देगा और यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी। तो आपको वहां आंख है आपकी, ये आपकी आंख है, तो यहां से आपको इमेज मैग्नीफाई होकर दिखाएगी नहीं, क्योंकि आप आस लगाए बैठे हो कि हमें यहां इमेज दिखेगी और इस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज दिखेगी। तो फिर हो जाएगा फिगर हमारा गड़बड़। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करते क्या हैं, इसके लिए हम ऑब्जेक्ट को एक जगह पे रखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम ऑब्जेक्ट को एक जगह पे रखते हैं, और वो जगह कहां होती है, ये हमारा अगर एफ नॉट है, ये अगर एफ है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ, तो ये भी हमारा एफ नॉट होगा। ठीक, तो हम ऑब्जेक्ट को इसके पीछे रखते हैं। क्यों? क्योंकि सर अगर आप ऑब्जेक्ट को पीछे रखोगे तो आपकी इमेज बन जाएगी। देखो कैसे, तो मैंने पहले बनानी इमेज, ध्यान से देखो। तो पहली लाइट हमारी पड़ी इस तरीके से पैरेलल, जो कि हमारी कहां से होके जाएगी, जो कि हमारी होके जाएगी फोकस से। कहां से होके जाएगी, ये हमारी होके जाएगी फोकस से। इस तरीके से। ठीक, बोलो हाँ या ना। दूसरी लाइट हमारी जो है, दूसरी लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। कहां से जाएगी, दूसरी लाइट हमारी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, इस तरीके से निकल के जाएगी। और इमेज हमारी कहां बन जाएगी, यहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक, अब हमें इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, इस लेंस को थोड़ा हमें बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइट यहां पड़ नहीं रही है। तो हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि यहां पर लाइट पड़े, कुछ इतना बड़ा हमको ऑप्टिकल सेंटर बनाना पड़ेगा। यही गड़बड़ हो जाती है, बस कोई बात नहीं। फिलहाल हमको यहां पर एक बड़ा सा लेंस लेना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, ताकि बड़ा लेंस हमारा यहाँ पे हो जाए। ठीक, तो अगली बार क्या होगा, ये हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं अपनी इंटरमीडिएट इमेज। देखो अब ये करेगा क्या, अब तुम आस लगाए बैठे हो, तुम आस लगाए बैठे हो कि हमको इमेज मिलेगी, तो अभी इमेज नहीं मिल रही है। अभी तो इस इमेज, इस ऑब्जेक्ट ए बी की तुम्हें इस पॉइंट पर एक वर्चुअल और सॉरी हाँ, इस तरीके से तुम्हें एक इमेज मिल रही है, जिसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश। ठीक, समझ में आ रहा है। और एक चीज सुनो, तुमने जो लेंस वन है, जिसको तुम ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम दे रहे हो, जिसको तुम ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम दे रहे हो, उसने इमेज यहां पे बनाई। तो ये आपका ऑब्जेक्ट रखा, तो इसको हमने बोल दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां इसकी इमेज बन रही, तो हमने इसको नाम दे दिया वी ओ, क्योंकि ये इमेज का है ना। अब ये इस लेंस के लिए इमेज है, लेकिन यही इमेज इस आईपीस लेंस के लिए किस तरीके से बिहेव करेगी, सर्व एज अ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी जो ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, मैं यहां पर लिखे भी दे रहा हूं कि ए डैश बी डैश जो है, जो आपकी इमेज बन रही है, ए डैश बी डैश सर्व सर्व एज अ ऑब्जेक्ट फॉर
आईपीस। आईपीस के लिए जो ए डैश बी डैश आपकी वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। अच्छा, अभी इसकी हमको मैग्नीफाई इमेज तो मिली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, ये ले आओ, एक हमने यहां से लाइट डाली इस तरीके से, थोड़ा फिगर जो है वो बड़ा बन जाएगा पर कोई बात नहीं है। एक हमने ऐसे ही इस पे इमेज डाली इस तरीके से, ठीक है, जो कि क्या होगा, जो यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी इस तरीके से। दूसरी हमारी इसके ऑप्टिकल सेंटर यहां पे है, तो दूसरी इमेज हमारी यहीं से लाइट जाएगी इस तरीके से, यहां से ऐसे, ठीक, इस तरीके से हमारी लाइट जाएगी। ठीक, अब आंख को यहां से हटा दो, आंख को इसके बीच में बना दो, ठीक है, यहां से हम लोग देख रहे हैं, सारा ऑब्जर्वेशन यहां से चल रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से एक लाइट जाएगी इस तरीके से यहां पे, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। तो इनको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है, इनको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तब ये हमारा कहीं जाके इधर इमेज बनाएगी। तो इसको अगर हम थोड़ा सा छोटा कर पाए तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दे, देखो इस तरीके से, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर अब हम इसको बनाने की कोशिश करें तो अब देखो इसकी इमेज जाएगी कहां, ध्यान से देखना। अब इसकी इमेज जो बनेगी जाके वो कहीं ना कहीं यहां पर बनेगी जाके, यहां पे। तो हम पहले से ही इन लाइट्स को, हम इमेज को यहां बना लें, ऐसे करके बना लिया ये इमेज हमने, और इन दो लाइट्स को यहीं आके मिला दो आके, क्योंकि तुम्हारे हाथ में ना, इन दो लाइट्स को ऐसा बनाओ कि हम फिगर अच्छा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन्हीं दो लाइट्स को ऐसे मिलाने जा रहा हूं यहां पे। भैया मिला दो यहां पे आके, ये इस तरीके से मिला दो, फिगर अच्छा बनना चाहिए। इस तरीके से भैया यहां पे आके इनको हमने पीछे बढ़ाया, अरे डॉटेड बनानी पड़ेगी ना, चलो डॉटेड ले लेते हैं। हमने क्या किया भाई साहब, हमने इनको यहां पे मिलाया, ठीक, और इस लाइट को मैंने आगे बढ़ाते हुए यहां पे मिला दिया, ऐसे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक इमेज बन गई। अभी मैं फिर से बता दूंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ए डैश बी डैश, ठीक। इस लेंस को हमने आईपीस बोला है, इसकी फोकल लेंथ हाई है, इसकी हमने वाली, अच्छा, यहां पर इसकी फोकल लेंथ ये यहां तक एफई होगी, ठीक, और ये हमारी यूवी होगी। अब तुम यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर जो इस आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो इस लेंस की इमेज है, और वो देखो एफई के आगे रखी हुई है, और एफई के आगे रखी हुई है तो उसने, जैसा पिछला केस तुमने देखा भी इसमें कि एफई के आगे अगर हम रखेंगे यहां पर, कि अगर हम इसके आगे रखेंगे तो ये मैग्नीफाई करके पीछे दे देगा, ठीक, उसी तरीके से यहां पर भी हमारा आ रहा है, कहां गया, ये रहा, ठीक, इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से यहां पर भी इसने इसकी इन्वर्टेड इमेज यहां बनाई। अब ये वाला लेंस इस इन्वर्टेड इमेज की और वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, मतलब अब ये ए डैश बी डैश करके इसकी इमेज बना देगा, ऐसे इस तरह ऊपर की तरफ बनाएगा, नीचे की तरफ नहीं बनाएगा, क्योंकि ये भी तो इरेक्ट बनाएगा ना, इरेक्ट बनाएगा, नहीं नीचे बनाएगा, सॉरी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए, सीधी इमेज चाहिए ना इसको, तो क्या करेगा, ये इमेज सीधे आपकी बना देगा यहां पे, ए डबल डैश बी डबल डैश। बात क्लियर है, फिगर क्लियर है कि नहीं, पहले इतना ध्यान समझ लेना। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो हो गई वो यूवी हो गई, ये इस आईपीएस की फोकल लेंथ हो गई एफई हो गई, ये इसकी फोकल लेंथ एफओ हो गई, यहां से यहां तक ये एफओ हो गई, ये वीओ हो गई, क्योंकि ये इसके लिए ये यहां पर इमेज का काम कर रहा है, वीओ हो गई, ये सब हमारा काम हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर लें अपने किसकी, अपने मैग्नीफाई, भाई फिगर समझ में आया कि पहली लाइट ए बी, ये लाइट चली यहां रिफ्लेक्ट होकर फोकस से यहां पे गई, दूसरी हमारी सेंटर ऑफ कर उससे ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो ये दोनों यहां मिली, तो इस ए बी इमेज की इन्वर्टेड और रियल इमेज बनी यहां पे, ए डैश बी डैश। अब इसके सामने फिर से एक ये लेंस रखा था, तो जैसे लाइट इससे एक लाइट ये जा रही, देखो ये
एक लाइट इससे ये पैरेलल गई तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई, रिफ्लेक्ट होके, दूसरी इससे यहाँ पर ये सीधे निकल गई। इन दोनों लाइट को जब मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये यहाँ मिली जाके, मतलब इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज ये ए डैश बी डैश, ये जो इसको ए डैश बी डैश है ना, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, इसको एक और बोलते हैं, इसको हम इंटरमीडिएट इमेज भी बोलते हैं। ए डैश बी डैश जो है वो इंटरमीडिएट इमेज का भी काम करती है, इसको इंटरमीडिएट इमेज बोलते हैं। तो इसमें होता है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात चल रही है। ठीक, ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात चल रही है। समझ में आई बात? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब सारी डेटा आपके सामने रखा हुआ है, फिगर भी आपके सामने रखा हुआ है। अब इस हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना है कि कंफ्यूजन ना हो। आई होप कि सब बच्चे इमेज फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं, और मैंने बता भी दिया है कि एक बार इस ए बी की इमेज ए डैश बी डैश इंटरमीडिएट इमेज बनेगी, फिर ये आईपीस जिसकी हाई फोकल लेंथ है, ये जैसे ही इस पर पड़ेगी, इसकी ये दो लाइट जो ये और ये जा रही है, ये सीधे जाके इसको क्या कर देंगे, यहाँ की तरफ कन्वर्ज कर देंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पर की तरफ कन्वर्ज करेंगे, तुम्हारी यहाँ पर एक इंटरमीडिएट इमेज की फाइनल इमेज बन जाएगी। इसको हम नाम क्या देते हैं, ये जो नाम होता है इस इमेज का नाम जो होता है वो फाइनल इमेज होता है। क्या होता है? फाइनल इमेज नाम देते हैं। और हमको अब फाइनली इस छोटी सी ऑब्जेक्ट की, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी इंटरमीडिएट इमेज की बड़ी मैग्नीफाइड इमेज बन गई। अब कुछ बच्चों के दिमाग में, जहन में, दिल में, दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर जब सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग वैल्यू निकाल ले रहे थे, सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह से जब हम मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त कर ले रहे थे, तो फिर इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? तो भैया एक चीज बता दूं, शायद आपने अपनी लाइफ में एक चीज देखी हो, जब छोटे बच्चे होगे तो एक बॉक्स आता था आर्मी करके, उसमें इस तरीके का एक लेंस निकल के आता था। ठीक, इस तरीके से एक लेंस निकल के आता था जिसमें यहाँ हैंडल लगा होता था। ठीक, ऐसे करके, और इससे हम लोग इस हत्थे को पकड़ के ऐसे अक्षर पे, किताब पे ऐसे दूर पास लेके जाते थे, तो इमेज हमारी बनती थी, बिल्कुल मैग्नीफाइड बनती थी। लेकिन अगर आप लोगों ने उस समय गौर किया हो, उस समय अगर आप लोगों ने हमसे फिजिक्स पढ़ी हो, तो जरा उसको ध्यान से देखो, जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लेके आओगे तब तक तो इमेज आपको बड़ी दिखाई देगी, लेकिन जैसे उस डिस्टेंस के आगे बढ़ोगे वो इमेज पहली बात तो ब्लर हो जाएगी, दूसरी बात उल्टी हो जाएगी। ठीक ठीक, छोटा आ लिखा था, बहुत छोटा सा आ लिखा था, तुमने इसके ऊपर अपना मैग्नीफाइंग लेंस लगाया, सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस लगाया, ये थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा होकर दिखाई दिया इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही तुमने उसको थोड़ा और बढ़ाया दूर, ऐसे देखो यहां तक हम लाए, यहां तक लाए, यहां तक लाए, तो ये इतना बड़ा हो गया। अब इसके आगे हम जैसे ही बढ़े, ये फटाक से क्या हो गया, इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से उल्टा हो गया। और फिर दूसरी बात तो ये ब्लर दिखाई देने लगा, इस तरीके से करके ये ब्लर दिखाई देने लगा, अच्छे से पता ही नहीं चल पाया कि ये छोटा आ है या बड़ा आ है, और मास्टर से हम खा गए डांट। समझ में आ गया? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाया गया था। समझ में आ गई बात? क्लियर है सर? एकदम एकदम 16 आना क्लियर है। अब हम जरा इसमें एक बात, एंगल की तो रही गई सर, एंगल तो बना ही दो। तो भैया देखो, एक इमेज इस पर एंगल बना रही है, यहां हम इसको कलर किए दे रहे हैं, आज ब्लू है पानी पानी से, इसको हम कलर कर देंगे एकदम। ये जो महाशय भैया एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम बोलेंगे बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा। क्या बोल देंगे इसको? इस एंगल का नाम हम दे देंगे बीटा। इस एंगल का नाम क्या हो गया? बीटा। ठीक सर, बीटा हो गया। अच्छा, अल्फा कहां है? अल्फा कहां है? अल्फा भैया यही अल्फा होगा, ये जो अल्फा होगा, ये तुम्हारा ये एंगल अल्फा, अगर ये अल्फा होगा तो ये भी तो अल्फा होगा, ये भी तो अल्फा होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगी, जो ऑब्जेक्ट हमारा वो बनाएगी, क्या नाम उसका, एंगल बनाएगी,
वही हमने क्या मानना था, अल्फा मानना था। इसको हम क्या मान लेंगे सर, इसको हम मान लेंगे अल्फा। क्या मान लेंगे इसको, इसको हम मान लेंगे एंगल क्या इरेज होगा क्या, देखें करके। यार ये चला जाएगा, तो इसको इसको हल्का सा हटाओ, यहाँ से हटाओ और यहाँ से भी हटाओ, ऐसे। ठीक, इसको हम क्या मान लें सर, इसको हम मान ले अल्फा। क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया अल्फा। अब हमको अल्फा और बीटा पर चल गए पता, अल्फा और बीटा पता चल गए। अब हम अल्फा बीटा की मदद से मामला सुलझा लेंगे, मैग्नीफाइंग पावर पता कर लेंगे। देखा जाए सर, सर देखा जाए सर, आ जाओ फिर। देखो भाई, तो पहले हमको निकालना है, अब देखो यहां से एक सवाल आता है, ध्यान से यहां पर आंखें मत बंद रखना अपनी, ध्यान से यहां पर एक सवाल सुन लो, एक सवाल सुन लो। क्या कहेंगे, डेराइव, सवाल सुन लो, यहां से कहेंगे डेराइव दैट, या कहेंगे सो दैट, कहेंगे सो दैट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, चलो अगले पेज पे ही हम क्वेश्चन लिखे ना, फिगर तुम लोग देख लो, अगले पेज पर ही हम सवाल लिखें और उस सवाल की मदद से हम कुछ काम करेंगे। ठीक, इसको तुम यहीं पर फिगर रहने दो, इधर इधर फिगर रहने दो जूम करके, ना तुम लोग जो है कंफ्यूजिया जाओगे। फिगर क्लियर है कि नहीं, फिगर सर तो एकदम क्लियर है। चलो पहले हम यहाँ पर tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकाल ले फटाफट। तो देखो tan बीटा क्या होगा, ध्यान से सुनो, tan बीटा क्या होगा, यहां से ट्रायंगल ले लो भैया, समझ लो, गड़बड़ झाला मत करना। इन ट्रायंगल, पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ए डैश बी डैश ओ टू की, इसको हमने O1 मान लिया, O1 इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश O2 में अगर हम बात करें तो जरा ध्यान से देखो हमें क्या मिल रहा है, tan बीटा निकालो, क्या मिलेगा, tan बीटा निकालो, क्या मिलेगा, tan बीटा, tan बीटा देखो क्या मिलेगा। देखो भैया, अल्फा नहीं निकालना है, अल्फा नहीं निकालना है, अल्फा तो आपको पता ही है कितना होगा, अल्फा हमेशा मैंने बताया था यही रहेगा, कितना, अल्फा हमारा इतना ही रहने वाला है सर। कहाँ गया, ए ए ए ए ए ए, ए ये रहा, अरे कहाँ रहा भैया, ए ए, इस पे देखो, इसमें देखो, अल्फा हमारा सर क्या रहेगा, अल्फा जो तुम ये देख रहे हो ये महाशय मेरे, यही अल्फा रहेगा हमेशा एच नॉट अपॉन डी, क्योंकि व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द एंगल, बोलो साथ में, अल्फा इज द एंगल फॉर्म्ड एट आई विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो ये यह फिगर देख रहे थे आप लोग, ये वाला फिगर, सब माइक्रोस्कोप सब टेलीस्कोप में यही फिगर लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एच नॉट अपॉन डी अल्फा, एच नॉट अपॉन डी अल्फा, एच नॉट अपॉन डी अल्फा, याद रखो अल्फा को निकालना ही नहीं है आपको, महज मेहनत और मशक्कत किसकी वजह से करनी है, सिर्फ और सिर्फ करनी है बीटा के लिए। तो हम भैया यहां पर tan बीटा चीटा निकालो बैठ के, तो tan बीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए डैश बी डैश डिवाइड बाई बेस, कितना है सर, बेस हमारा है यूवी, ठीक है, मान लिया हमारा यूवी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है, प्रॉब्लम यह है कि अभी बीटा एक्चुअली पता नहीं चल पाया है। ठीक, ठीक, तो देखो, अगर अब हम यहां, हमको मैग्नीफाइंग पावर तक पहुंचना है बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा मालूम है, अल्फा के लिए मशक्कत नहीं करनी है, अल्फा आपका एच नॉट अपॉन डी ही रहने वाला है, मशक्कत बीटा के लिए करनी है। तो भाई साहब इसको जरा इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर, इसको हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, क्या मान लिया, 1 मान लिया हमने, कोई दिक्कत,
अच्छा, अगर हम देखो बीटा दो ट्रायंगल के बन रहा है, नहीं, एक तो ये बड़े ट्रायंगल के लिए भी बन रहा है बीटा, और एक ये छोटे ट्रायंगल के लिए भी बन रहा है। अगर हम बड़े ट्रायंगल के लिए बात करें तो हमारी ए डबल डैश बी डैश क्या आएगा, ए डबल डैश बी डैश, और यहां से यहां तक हमारा आएगा, यहां से यहां तक हमारी डिस्टेंस वीई है। क्या है, वीई, और जिसको हमने क्या मान रखा है, जिसको हमने मान रखा है डी। हमने क्या मान रखा है, इसको हमने मान रखा है डी, यानी कि ए डबल डैश बी डैश अपॉन डी। अच्छा, मैं थोड़ा करके देख रहा हूं, एक मिनट, कैलकुलेशन आपके लिए इजी कर दूं। तो एक बार तुम्हारा आएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी, और एक बार तुम्हारा क्या निकल के आएगा, ए डैश बी डैश अपॉन यूई, एक तुम्हारा ये निकल के आएगा। अच्छा, ये दोनों होंगे आपके। अच्छा, ए डबल डैश बी डबल डैश हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है, और ए डबल डैश बी डैश हाइट ऑफ इसकी इमेज, इसके ऑब्जेक्ट हो जाएगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यूवी, और इसके लिए हमारी हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज अपॉन डी, है ना। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं। एक मिनट रुकना, वेट करना, वेट करना भैया लोग। देखो मेरे पास उसका सोल्यूशन है, ये मत समझना अटक गए, ये यहां से तुरंत फटाक से आ जाएगा, लेकिन मैं एक और चीज सोच रहा हूं, शायद आपके लिए मैं थोड़ी चीज इजी कर दूं। तो ए डैश ओ टू हो जाएगा, और यहां के लिए ए डबल डैश ओ टू हो जाएगा, ए डैश ओ टू हो जाएगा, और ए डबल डैश ओ टू हो जाएगा, ए डैश ओ टू हो जाएगा, और ए डबल डैश ओ टू हो जाएगा। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यही मान के चलें, लो, चलो यही करते हैं यार, वो कंफ्यूजिंग वाला हो जाएगा। उसमें हमको क्या मानना पड़ेगा, दो ट्रायंगल लगाने पड़ेंगे, गड़बड़ हो जाएगा सर, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। चलो यहीं से करके देखते हैं। चलो देखो जरा एक चीज देखो, हम लोग जानते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस की माइक्रोस्कोपिंग मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है, हर एक लेंस की, किसी की भी हर एक लेंस की कितनी होती है सर, हमने पढ़ा है वी अपॉन ओ, यानी कि वी नॉट अपॉन यू नॉट, यही पढ़ा है ना, माइनस वी ओ अपॉन यूओ। अरे हाँ ना बोल दे, माइनस वी ओ अपॉन यूओ, ठीक है, यही पढ़ा है सर। अच्छा, यही पढ़ रखा है, बिल्कुल यही पढ़ रखा है। और वीओ अपॉन, देखो वीई, वीओ अपॉन यूओ हो गया, और यहां से भाई एम इज इक्वल टू होता है फाइनली, देखो होता है वी अपॉन यू। क्या होता है, वी अपॉन यू होता है। वी अपॉन यू का मतलब है वी अपॉन, यहां पर वी नॉट अपॉन माइनस का यू नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर वी नॉट अपॉन यू नॉट हो जाएगा। और वी नॉट अपॉन यू नॉट अगर हम यहां पर रख देंगे, वी नॉट अपॉन यू नॉट अगर हमने यहां पर रख दिया, तो वी नॉट अपॉन माइनस का यू नॉट हो गया। और देखो एक ये भी तो होता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी हम मानते थे, है ना, ये भी हम तो मान के चलते थे। यानी कि क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी मान के चलते थे, तो ये हो जाएगा। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ए डैश बी डैश है। और हमको चाहिए क्या, ए डैश बी डैश चाहिए, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, हाइट ऑफ इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश चाहिए, तो टैन बीटा क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये यूवी हो जाएगा। और इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए वीई मान के चले, इसको हम मान के चले वीई, ये हमारी यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हमारी यहां से यहां तक डिस्टेंस हो जाएगी वीई। तो हाइट ऑफ इस लेंस के लिए बात करें ना बीटा, इस लेंस के लिए हमारी ए डैश बी डैश क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ए डैश बी डैश, और ये क्या है, ठीक। यानी कि यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, यहां से इसको हम ऐसे भी यहां से लिखा जा सकता है क्या सर, कि ए डैश बी डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारी ये हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम ए डैश बी डैश की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी, ए डैश बी डैश की वैल्यू निकल के आएगी सर, अच्छा ये माइनस का एच ओ हो जाएगा, माइनस का एच ओ, तो ये माइनस का हो जाएगा, देखो ए डैश बी डैश अपॉन, ये जब तुम इस यहाँ पर एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू रखोगे, तो एच आई की जगह पर तुम ए डैश बी डैश रख दोगे, तो ये हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी कितनी है, एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी कितनी हो जाएगी, एच ओ हो जाएगी। भाई इसके लिए बात कर रहे हो ना, किसके लिए बात कर रहे हो, इसके लिए बात कर रहे हो ना, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो तुमने ये मान के रखी है, और हाइट ऑफ इमेज तुमने ये मान के रखी है, तो हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश
हमें ए डैश बी डैश की वैल्यू चाहिए, तो हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश एच आई रख दिया भाई। वीओ का मतलब क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी एच ओ। तो अगर हम यहां से ए डैश बी डैश की ओर निकालेंगे, अच्छा माइनस क्यों रखा, क्योंकि भैया यूओ जो है ना वो क्या इधर रखा गया है, तो माइनस में लेंगे, और जो ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश को माइनस लेंगे। समझ लेना भैया, गड़बड़ मत कर देना, मारते मारते जो है एकदम हलवा बना देंगे। ये डिस्टेंस माइनस में सर क्यों ली, क्योंकि ए डैश बी डैश हमने पढ़ा है प्रिंसिपल एक्सिस के जितने नीचे वर्टिकल डिस्टेंस होगी वो नेगेटिवली जाएंगी, तो ये नेगेटिव लिया। सर यू नॉट नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये लेंस के बाईं तरफ पड़ रहा है, तो यू नॉट हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू एच नॉट। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बात क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अगले स्टेप में क्या करेंगे, पुटिंग, बस खत्म होने वाला है, बस बस बस। क्या सर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a dash b dash in इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिला भैया, tan बीटा इज इक्वल्स टू मिलेगा, क्या मिलेगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या था, a डैश बी डैश अपॉन यूवी था। ए डैश बी डैश की जगह पर महाशय वैल्यू पुट कर दो, कितनी आई थी, वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू एच नॉट, ये वैल्यू आई थी। डिवाइड में यूवी कर दो, क्या कर दिया, यूवी कर दिया। अब इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व किया तो क्या आया, वी नॉट अपॉन यू नॉट एच नॉट अपॉन यूवी आएगा। एक और कैलकुलेशन है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, एक मेरे पास और कैलकुलेशन रखा हुआ है, वो इजी पड़ जाएगा और अच्छा, पर ये आपको आना भी चाहिए। वी नॉट अपॉन ये हमें और बीटा की वैल्यू मिल गई, क्योंकि टैन बीटा जो है वो लगभग बीटा के बराबर है, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू एच नॉट अपॉन यूवी। टैन बीटा मिल गया। एंड टैन अल्फा आप लोग जानते हो, टैन अल्फा क्या होगा, टैन अल्फा हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या होगा, एच नॉट अपॉन डी ही रहेगा। क्या रहेगा, एच नॉट अपॉन डी ही रहने वाला है। तो दोनों वैल्यूज पता चल गई, एक तो ये पता चल गई और एक ये पता चल गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। नाउ मैग्नीफाइंग पावर, m इज इक्वल्स टू क्या, m इज इक्वल्स टू, तो m इज इक्वल्स टू भैया क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है m इज इक्वल्स टू होता है बीटा डिवाइड बाई अल्फा। क्या होता है, बीटा डिवाइड बाई अल्फा। बीटा की वैल्यू पुट कर दो वहां से, वी नॉट अपॉन यू नॉट एच नॉट अपॉन यू ई, फिर बची कौन, अल्फा। अल्फा की वैल्यू पुट करो, अल्फा नीचे है ना, एच नॉट अपॉन डी है, ऊपर करोगे तो डी अपॉन एच नॉट बचेगा। क्या कहते हो, सही कह रहे हैं ना, ठीक है। कट्टम पिट्टा मार दो, एच ओ नॉट से एच नॉट गया चाय पीने, क्या बचा सर, वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन, अरे यार मोर, डी अपॉन यूई। इतना बचा कि नहीं। अब देखो यहां से एक डेरिवेशन हो गया आपका, आप समझ नहीं पाए, आपके साथ खेला हो गया। क्या सर, भैया मैग्नीफाइंग, अब देखो वी नॉट अपॉन यू नॉट हमने अभी तुमको लिखवाया कहां पे, देखो इधर, इधर देखो, वी नॉट अपॉन यू नॉट हमने अभी तुमको लिखवाया, ये होती है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, हाँ या ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर होती कि नहीं, है ना, अरे हाँ ना बोल भाई, अरे हाँ ना बोल, अरे बिल्कुल सही बात है। क्या भैया वी नॉट यू नॉट, अगर इसको जरा गौर से देखो तो भैया जो ये m तुम्हारा फाइनली निकल के आया है, जो m तुम्हारा फाइनली निकल के आया है, क्या वो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि ये, और d अपॉन यूवी हमने तो अभी निकाला, यहां पे कहां गया, कहां गया, अरे
ये रहा, ये रहा d अपॉन यूवी तो हमने अभी निकाला। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। निकाला। आईपीस, आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने डराइव किया है ये क्या आया है, एमओ इंटू एमई। और ये बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड के एग्जाम में समझ लो, ये रखा ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ। तो कहने का मतलब है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। क्या, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। समझ में आ गया। ये डेरिवेशन होता है, यहां पर लिख लेना भैया, कंफ्यूज मत हो जाना। हेयर, हेयर VO अपॉन UO इज इक्वल्स टू MO एंड D अपॉन UE इज इक्वल्स टू कितना, ये है M ऑफ E, माइक्रोस्कोप पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, उसकी आईपीस। क्या कह रहे हो भैया, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताओ पहले। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा जिसमें दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देख लो इसमें दो केसेस बनेंगे, वो दो केसेस खत्म करके हमारा खत्म। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो m की वैल्यू आई है वो आई है MO इंटू ME। ठीक, अब इसमें दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट देख लो, केस फर्स्ट, व्हेन image is formed at infinity। अगर एट इन्फिनिटी पे बनती है तो हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है उस केस में क्या होता है। अगर ऐसा होता है, अगर ये चीज होती है तो इसके बार बार थोड़ी सॉल्व करने की जरूरत है यार। इस केस में हमको v जो मिलता है, सॉरी जो यूई मिलता है, यूई जो मिलता है वो एफ के बराबर मिलता है, एफ के बराबर मिलता है। यानी कि यही वैल्यू उठा के इसमें हम पुट कर देंगे तो इस केस में हमको मैग्नीफाइंग पावर क्या मिलेगी, एमओ की जगह पर हमको मिलेगा वीओ अपॉन यूओ, और इसमें डी अपॉन यूई की जगह पर हमें क्या मिलेगा, डी अपॉन, यहां पर एफ कर दो, डी अपॉन एफ, ये मिल जाएगा तुमको। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यार, अभी पीछे तो हमने देखा। अरे यार तुम लोग बहुत जो है, अभी हमने पीछे ही तो देखा है ये चीज, बार बार उसको सॉल्व करने की जरूरत हमें थोड़ी है। कहां गया ये देखो, एक बार सॉल्व कर लिया ना, बार बार नहीं सॉल्व करने की जरूरत है कि अगर इन्फिनिटी बनेगी तो हमारा यूई एफ के बराबर आएगा, तो हमने वही वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दी, बार बार थोड़ी। अगली बार देखो, अगर हमारा डिस्टिंक्ट पॉइंट पर रखा है या नॉर्मल एडजस्टमेंट में होगा तो एम, अभी इसकी यूवी की जगह पर हम 1 अपॉन यूवी की जगह पर हम इतना रख देंगे। बार बार थोड़ी सॉल्व करना है, एक बार सॉल्व कर लो बस हो गया। सही बात है सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये हमको माइक्रोस्कोप पावर मिल गई केस फर्स्ट के केस में। ठीक, इसी में केस सेकंड ले लो, केस सेकंड यहीं पर बना लो। केस सेकंड क्या होगा, इसके बीच में पार्टीशन कर दो। इससे नहीं करेंगे सर, इससे करेंगे, इससे, मैगी से, कहाँ गया यार, यही तो है मैगी। कर दो इससे पार्टीशन, ऐसे लो। अरे गड़बड़, भैया पार्टीशन कर दो, अब फटाफट निकालो जब तक हम ये खेल खेल रहे हैं। चलो हम ही निकालते हैं। केस सेकंड देख लो, केस सेकंड क्या है सर, व्हेन image is formed in normal adjustment, in normal adjustment। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट से कंफ्यूज मत हो यार, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है कि विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। तो भैया हमको यहां से अगर ऐसा है तो हमको यहां से यूवी की वैल्यू क्या मिली थी, यूवी की वैल्यू हमको मिली थी क्या, कितनी 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 मिली थी, कितनी मिली थी,
हाँ 1/UV मिला था ना, 1/UV लेंगे, क्या बात, 1/UV कितना मिला था, 1/UV मिला था इतना F+D अपॉन FD, इतना ही तो मिला था, इतना ही तो मिल रहा था। या ऐसे सीधे देख लो कि इस केस में जब हमने ये सारा फॉर्मूला सिस्टम किया था तो हमको यहां पर आईपीस की पावर कितनी मिली थी मैग्नीफाइंग पर, 1/1+D/F मिला था, यही तो मिला था। ये वैल्यू उठा के यहां पर उठा के पुट कर दो, ठीक है। इसलिए जो मैग्नीफाइंग पावर का कंपाउंड माइक्रोस्कोप की होगी m इज इक्वल्स टू, वो हमारी कितनी होगी, V0/U0, और इसकी जगह पर कितने रख दोगे, एम की जगह पर 1+D/Fe। क्या कहते हो, कुछ कहते भी हो कि नहीं भैया, समझ लो, समझ लोगे तभी तुम जो है फायदे में रहोगे, नहीं फायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे। अरे यार लो बेकार, ची 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 ची, देखो, हाँ तो यहां से ऐसे निकाल लो या डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि एम हमने वहां पर फाइनली कैलकुलेट किया था तो 1+D/F आया था। इसकी वैल्यू उठा के हम अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में पुटा कर देंगे, पुटा, और फटाफट आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कंफ्यूजियाना मत, कंफ्यूजियाना मत कतई। जो मेन हमारा फॉर्मूला आएगा वो यही रहेगा, वो ये रहेगा। अब हम इसमें यहां पर क्या करते जाएंगे, हम यहां पर एमओ तो बदलेगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की माइक्रोस्कोप बदल ही नहीं दी, एमई बदलेगा। तो एमई कब बदलेगा, जब अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो यूवी एफई के बराबर, तो हमने एमई, भैया एमई क्या है, ये बार बार एमई एमई चिल्ला रहे हैं, एमई अभी पीछे निकाला कि नहीं निकाला, अब दिलाओगे गुस्सा, तो दिलाओगे गुस्सा तो ना गुस्सा दिला भैया। तो अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट चल रहा है तो तुम्हारा ये जो निकल के आया था तो ये एमई तो निकल के आया था, आईपीएस ही तो निकल के आया था, तो बस डायरेक्ट उठा के वैल्यू पुट कर दो। देखो जरा हमने क्या किया, ये 1+D/F उठा के, ये देखो 1+D/F उठा के हम सीधे देखो यहां पर पुट कर दिए कि नहीं, एमई की जगह पर हम सीधे उठा के पुट कर दिए कि नहीं 1+D/Fe, और एमओ की जगह पर, एमओ की जगह पर देखो ये हमने माना है कि एमओ जो है हमारा इतना है, इतना है एमओ हमारा, तो हमने ये वैल्यू उठा के पुट कर दी। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, दोनों ही केसेस में, दोनों ही केसेस में हमको मैग्नीफाइंग पावर मिल गई। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड स्कोप, ये मत लिखो सर, गंदा लग रहा है, मत लिखो। समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ मैं कुछ सवाल जो आपको बता रहा था वो यही सवाल है, ये कि इसको प्रूफ करो। जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे, सवाल क्या था क्वेश्चन, कि प्रूफ, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, जैसे लिखा प्रूफ होता है, प्रूफ दैट, प्रूव दैट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड eyepiece lens. Prove that magnifying power of compound microscope is equal to the product of magnifying power of objective lens and magnifying power of objective and eyepiece lens. ये आज का सवाल है, तो इसको प्रूफ कैसे करना है वो यही प्रोसेस है। आपको पहले ये फिगर बनाना पड़ेगा,
पहले आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको यहां से ये कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये कुछ खेला खेलना पड़ेगा, हर एक चीज पूरा फिगर से उठा के tan अल्फा tan बीटा, फिर यहां से मैग्नीफाइंग पावर, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और इस वाले फॉर्मूला के बेसिस पर आप सारी वैल्यूज आगे को बढ़ाओगे, ठीक है, तब जाके आपको यहां से ये हमको प्रूफ, ये देखो जो दिख रहा हो ये हमको प्रूफ फाइनली यहां से मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ गया है? ठीक ठीक, क्लियर, समझ में आ गई चीज? चलो, तो आज का लेक्चर पे हमारा जो भी माइक्रोस्कोप का टॉपिक था ये फाइनली पूरा खत्म हो गया। हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का फिगर देख लिया कि किस तरह से मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी, ठीक है, और हमने क्या देख लिया, और हमने फटाफट देख लिया इसके बारे में, हमने कुछ डिस्कशन कर लिया कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, फाइनली ये होगी, अगर इमेज इन्फिनिटी पे तो ये होगी, और अगर इमेज तुम्हारी कहाँ, अगर इमेज तुम्हारी नॉर्मल एडजस्टमेंट में बन रही है तो हमारी ये वैल्यू होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में देखा, ये रहा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो हमने इसके बारे में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा, फिर बीटा और अल्फा हमने विजुअल एंगल्स निकाल के उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन की, उस बेसिस पे हमको ये पता चला कि मैग्नीफाइंग पावर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आएगी वो आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने एक केस में निकाला, जब इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी तब कितनी मैग्नीफाइंग पावर आपको लगानी है, और आपकी अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट में बन रही है तब आपको कितनी मैग्नीफाइंग पावर लगानी है। आज तक हमने यहीं पर सीख लिया इतना। ठीक, तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की यहाँ पूरी कथा पूरी गाथा खत्म हो चुकी है, और उसके बेसिस पर यहाँ से आज का एक सवाल बन चुका है कि प्रूव करो कि ये होता है, और ये बहुत बोर्ड में पूछा जाने वाला बहुत ही बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो इसको भूल के भी गलती मत करिएगा, और बहुत इजीली बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। अगर आप वीडियो को पॉज करके अच्छी स्पीड में धीरे धीरे से देखोगे तो आपको हर एक चीज एकदम से परफेक्टली क्लियर होके दिखाई देगी। एरो भी भैया बना देना, ये बिना एरो के काम नहीं चलेगा तुम्हारा, ठीक है, ये पीछे आएंगी, ये इमेज बन रही है। ठीक, बात क्लियर हो गई? आज के लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे चलते चलते, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। चलो भैया, फाइनली खत्म, और अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर पे, उसमें हम पूरा बकायदा टेलीस्कोप का पोस्टमार्टम करेंगे, टेलीस्कोप के बारे में देखेंगे, और उसमें हम लोग हर एक टेलीस्कोप जितने भी तरीके के हैं सारे माइक्रोस्कोप देख डाले। टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप देखेंगे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप देखेंगे, न्यूटोनियन टेलीस्कोप देखेंगे, कैसग्रेन टेलीस्कोप देखेंगे, और बहुत तरीके के टेलीस्कोप जो होते हैं उनके फिगर देखेंगे। जो आपके बोर्ड के लिए है वो अप्रोप्रिएट चीज हम इस पर बता देंगे, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, और समय बहुत कम बचा है, पढ़ाई को जोरदार रखिए, पढ़ाई को एकदम बंदास रखिए, बाकी हम लोग आपको लगातार आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।